देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा अच्छा देखो, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था इस क्वेश्चन तक, ठीक है। एक बार हम थोड़ा जैम बोर्ड ओपन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने किया था। दैट इज हम लोगों ने वो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस पे कैसे करके कैलकुलेशन वगैरह होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिल, ठीक है। फॉर फीचर का मतलब हो जाता है कैंसिल करना। हम लोग शेयर मतलब कंपनी शेयर कब कैंसिल करती है? अब देखो नॉर्मली फॉर फीचर का मतलब ये होगा, कंपनी अपना शेयर होल्डर का शेयर तभी कैंसिल करेगी। हम लोग इक्विटी पढ़ रहे हैं, देखो प्रेफरेंस का क्या होता है, एक रिडेम्पशन का टाइम होता है तो पे कर देती है, रीपे, ठीक है। और फॉर फीचर का यहाँ पर मतलब देखो, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। फॉर फीचर का मतलब होता है कि अगर जो भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, जैसे कि मान लो एप्लीकेशन तो भरना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन का पैसा किसी का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी रख दिया किसी ने, एप्लीकेशन नहीं भरने से आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ता है, ठीक है। गुड इवनिंग नंदिनी। अच्छा तो देखो, फॉरफिट का मतलब होता है कि जैसे देखो एप्लीकेशन ये ना ये मैंडेटरी है, एप्लीकेशन तो पेमेंट करना ही पड़ेगा टूवर्ड्स एप्लीकेशन, जितना भी होता है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये कभी किसी का ड्यू नहीं रह सकता। क्या ड्यू रह सकता है? जो ड्यू बेसिस पे मांगा जाता है, लाइक अलॉटमेंट, कॉल, ठीक है। अगर कंपनी ने कॉल मनी मतलब कॉल मनी में जैसे फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, ये सब, ठीक है। तो क्या होता है देखो, अगर कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा बट किसी ने नहीं दिया, कॉल से एरियर कर दिया, फिर कॉल मनी मांगा, कॉल से एरियर कर दिया, तो एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी क्या कर सकती है, उसे फॉरफिट कर सकती है। सर्टेन टाइम का मतलब जितने दिन में पेमेंट करना है, अगर कंपनी उससे डिले कर मतलब कंपनी बोल देती है ठीक है आप 7 दिन के अंदर दे दीजिए, 8 दिन के अंदर, उसके बाद भी अगर कंपनी फिर नोटिस दे देती है, ठीक है, कि अगर इतने तारीख के अंदर पैसा नहीं दोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो वही होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये देखो, द टर्म फॉरफिट एक्चुअली मीनिंग सॉरी एक्चुअली मीन्स टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब जो कंडीशन रखा था कंपनी ने कि आप अगर शेयर होल्डर होगे तो आपको इस तरह से इंस्टॉलमेंट में पूरा पे करते हुए जाना है, जब कंपनी जिस तरह से डिमांड करेगी। लेकिन अगर ये कंडीशन को कोई ब्रीच करता है मतलब तोड़ता है, ठीक है, अगर इस कंडीशन को कोई ब्रीच करता है, ठीक है, तो कंपनी क्या कर सकती है, वो प्रॉपर्टी टेक अवे कर सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली फॉरफिट का मतलब ये होता है कि कोई कंडीशन ब्रीच करने पे क्या होता है, अगर कोई प्रॉपर्टी ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे लोन के केस में भी होता है ना, मान लो किसी ने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख के लोन लिया और बोला कि जब हम रीपे सारा कर देंगे तो मेरा प्रॉपर्टी दे दीजिएगा। लेकिन अगर कोई रीपे नहीं कर पाएगा तो जिसके पास वो मॉर्टगेज रखा है वो प्रॉपर्टी ले लेगा, ठीक है। तो इट इज वेरी कॉमन दैट वन और मोर शेयर होल्डर फेल्स टू पे देयर अलॉटमेंट एंड और कॉल्स ऑन द ड्यू डेट। तो ये बहुत ही कॉमन बात है कि शेयर होल्डर जो है वो पे नहीं कर पाते हैं अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल का पैसा, या फिर दोनों ही ऐसा हो सकता है। फेलियर टू पे कॉल मनी रिजल्ट इन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, अगर कोई कॉल मनी नहीं पे कर पाता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर को फॉरफिट करना, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, फॉर फीचर ऑफ शेयर इज द एक्शन टेकन बाय कंपनी टू कैंसिल द शेयर्स, ठीक है। फॉर फीचर ऑफ शेयर ये क्या है, ये है इज द एक्शन टेकन बाय कंपनी, कंपनी फॉरफिट कर सकती है मतलब शेयर को कैंसिल कर सकती है, इसका ऑथोरिटी कंपनी के पास होता है। द डायरेक्टर आर यूजुअली एम्पावर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू फॉरफिट दोज शेयर्स बाय सर्विंग पेपर नोटिस टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, पहला बात है एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरफिट के बारे में एम्पावरमेंट कंपनी का होना चाहिए, मतलब वहां पर रिटर्न में होना चाहिए कि अगर कोई
पेमेंट नहीं करता है तो उसका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, सर्विंग प्रॉपर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेंगे, ठीक है, उनको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा। अगर इतने तारीख के अंदर नहीं पैसा दोगे तो आपका शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द टाइटल ऑफ सच शेयर होल्डर इज एक्सटिंग्विश्ड बट द अमाउंट पेड, मतलब टाइटल कैंसिल कर लिया जाता है, शेयर पे जो नाम है टाइटल, ठीक है, वो कैंसिल कर दिया जाता है, बट कंपनी ने उसके पहले, मान लो किसी ने एप्लीकेशन तो भरा ही होगा, ठीक है, अलॉटमेंट भी भर दिया और फर्स्ट कॉल भी भर दिया, लेकिन उसने फाइनल कॉल नहीं दिया और कंपनी ने उसका शेयर को कर दिया है फॉरफिट, फॉरफिट कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, कंपनी ने उसके शेयर को कर दिया है फॉरफिट, ये जो कंडीशन है, अब देखो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आया, फर्स्ट कॉल का आया, अलॉटमेंट का आया, तो क्या कंपनी से वापस करेगी? नहीं, कंपनी उसका होल्डिंग कैंसिल कर देगी, लेकिन जो पैसा उसके पास आ गया था वो कभी भी कंपनी वापस नहीं करेगी, ठीक है। जैसे लोन के बारे में होता है, जैसे मान लो किसी ने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन लिया, ठीक है, अब ईएमआई भरे जा रहा है, मान लो 5 साल का लोन है, ठीक है, 5 साल में वो ईएमआई सही तरीके से नहीं भरा, जो बैंक है उसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लिया, तो क्या वो ईएमआई का पैसा वापस कर देगा बैंक? नहीं। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द टाइटल ऑफ सच शेयर होल्डर इज एक्सटिंग्विश, मतलब कंपनी से उनका जो नाम है वो कैंसिल हो जाता है, बट द अमाउंट पेड टू डेट इज नॉट रिफंडेड टू हिम, मतलब उस दिन तक उन्होंने जितना भी कंपनी को पेमेंट कर रखा है कुछ भी रिफंड नहीं होगा। द शेयर होल्डर देन हैज नो फर्दर क्लेम ऑन द कंपनी, कंपनी को वो क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा पैसा वापस दे दो। द पावर ऑफ फॉरफीचर मस्ट बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली हैविंग रिगार्ड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट शुड बी बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहा है देखो, द शेयर होल्डर देन हैज नो फर्दर क्लेम ऑन द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी को और कोई फर्दर क्लेम नहीं कर सकता है। द पावर ऑफ फॉरफीचर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड स्ट्रिक्टली हैविंग रिगार्ड टू द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी ने अपने एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस को लिखवाया है, ठीक है, वही पावर, उतना ही पावर कंपनी क्या कर सकती है, यूज कर सकती है इन केस ऑफ फॉरफीचर, एंड इट शुड बी बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ये जो है कंपनी के लिए सही होना चाहिए, मतलब कंपनी के फेवर में होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, द आर्टिकल ऑफ कंपनी यूजुअली ऑथराइज द डायरेक्टर टू फॉरफिट शेयर ऑफ ए मेंबर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल और इंटरेस्ट दे आर ऑन आफ्टर सर्विंग हिम ए प्रायर नोटिस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल। क्या बोल रहा है देखो, आर्टिकल ऑफ ए कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का जो आर्टिकल मतलब एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो अथॉरिटी देता है डायरेक्टर को कि वो चाहे तो किसी का शेयर फॉरफिट कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही चाहने से थोड़ी ना होगा, अगर कोई पेमेंट नहीं करेगा तो उनके पास अथॉरिटी होता है कैंसिलेशन का नोटिस वगैरह प्रॉपरली जारी करके उनका शेयर जो है फॉरफिट करवाना, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ए कॉल और इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब अगर कोई कॉल मनी नहीं दिया, अब कंपनी ऐसा नहीं होता है आज कॉल मनी का लास्ट डेट था नहीं दिया तो फॉरफिट कर दिया, ऐसा नहीं, कंपनी क्या करती है और भी थोड़ा टाइम बढ़ा देती है, उस पर इंटरेस्ट लगा देती है, लेकिन कोई अगर कॉल भी वो पैसा मतलब जो है मान लो आज ही देना था 23 अगस्त को, लेकिन किसी ने नहीं दिया, कंपनी बोल रही ठीक है 23 सितंबर तक पूरा कर दीजिए विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, ना तो कॉल का पैसा दिया ना तो इंटरेस्ट, अगर after serving him a prior notice as prescribed by the article. Directors also have the right to cancel such forfeiture बिफोर द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीअलोटेड, डायरेक्टर के पास और भी क्या राइट्स है कैंसिल करने का, और सच फॉरफिचर बिफोर द फॉरफिटेड शेयर आर रीअलोटेड, ठीक है, ये रीअलोटमेंट करने के पहले ही ये शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं, बेसिकली डायरेक्टर के पास पावर होता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग एंट्रीज देखो कैसे एंट्री करना होता है, 3 चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग फॉरफिचर का एंट्री करते हैं, कितना पैसा मिला, ठीक है, कितना मिला, ऑलरेडी कितना रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है, रिसीव्ड कितना हो चुका है, कितना रिसीवेबल था, ठीक है, मतलब कितना मिलने वाला था, और कितना नहीं मिला, ठीक है, नॉट रिसीव, ठीक है, कितना नहीं मिला, इस बेसिस पे ही एंट्री होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ पासिंग एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर स्टूडेंट मस्ट बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स, अमाउंट कॉल्ड अप, ठीक है, अमाउंट कॉल्ड अप that is amount credited to capital in respect of forfeited share। क्या करने बोला है देखो, यहां पर बोल रहा है
अमाउंट जितना कॉल्ड अप किया है कंपनी ने, ठीक है, वो क्रेडिट करना है कैपिटल में इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दो शेयर, जो शेयर फॉरफिट हो रहा है उस पे कितना कंपनी ने कॉल किया था वो उस पे कंपनी ने कितना ऑलरेडी रिसीव किया है वो, और कितना कंपनी को रिसीव करना था बट कंपनी नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया। अमाउंट ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स, ठीक है, मतलब क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था, ठीक है, और कितना नहीं मिला, ये हमें रिकॉर्ड करना होता है एंट्री में। वी नो, देखो क्या बोल रहा है, वी नो दैट शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्योंकि हमें पता है कि शेयर पार प्रीमियम में इशू होता है, तो फॉरफीचर के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पार पे होगा तो कैसे होगा, प्रीमियम पे होगा तो कैसे होगा, देखते हैं, देखो कैसे होगा। इन दिस केस, यहाँ पर क्या बोला है देखो, इन दिस केस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, ये देखो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना है। क्यों, हम लोग इनसे जो कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट होता है, नहीं कर पाएंगे तो कैपिटल कैंसिल, शेयर होल्डिंग कैंसिल, यानी कैपिटल को कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे। कितने सारे मतलब अमाउंट क्या होना चाहिए, जितना शेयर कैंसिल हो रहा है, मान लो 10 शेयर कैंसिल हो रहा है तो नंबर ऑफ शेयर, और इस पे जितना भी कॉल्ड अप किया था कंपनी ने इनटू उतना वैल्यू, ठीक है। अलॉटमेंट और कॉल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। अब जो भी पेमेंट कंपनी ने ड्यू किया था बट उन्होंने पेमेंट नहीं किया, लाइक मान लो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। और फॉरफिटेड शेयर का मतलब होता है, फॉरफिटेड शेयर का मतलब होता है कि कितना रिसिप्ट किया है कंपनी ने, ठीक है। नॉर्मली एप्लीकेशन तो कर ही लेता है, उसके अलावा भी अगर कुछ रिसीव हुआ है तो उसका एंट्री, ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये गेन है, क्योंकि कंपनी इसे रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है, ये रिटर्न नहीं करेगी, कंपनी को पता है कि हम और ये वापस नहीं करने वाले जितना मुझे मिल गया, लेकिन कैपिटल जो है ये कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये जो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब क्रेडिट इसीलिए हुआ है क्योंकि ये कभी ना कभी हम लोगों ने कॉल्सिन एरियर दिखाया होगा, सोचो, ये हम लोगों ने कभी ना कभी कॉल्सिन एरियर दिखाया होगा, तो कॉल्सिन एरियर डेबिट क्या होगा अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। तो अगर हम लोग कॉल्सिन एरियर को कैंसिल कर रहे हैं देन हमें क्या एंट्री करना चाहिए, कॉल्सिन एरियर डेबिट था तो टू कॉल्सिन एरियर क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, कॉल्सिन एरियर को ना करके यहाँ पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अलग अलग नाम के साथ किया है, दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हम लोग अगर वहां पर कॉल्सिन एरिया लिखे थे तो यहाँ कॉल्सिन एरिया लिख सकते हैं, अभी उसके बारे में बोलेगा, देखो। ऑल्टरनेटिवली कॉल्सिन एरियर अकाउंट बी क्रेडिटेड फॉर अमाउंट ड्यू, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टू कॉल्स इन एरियर, ये एक ऑल्टरनेट वे है, ठीक है। इफ इट वाज ट्रांसफर्ड टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर्स, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और शेयर्स फॉरफीचर, ये वाला, ये क्रेडिट किया जाएगा जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड है उससे, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कब हम लोग शेयर जो है कॉल्सिन एरियर लिख सकते हैं और कब हम लोग ऐसे नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, वेयर ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हैव बीन ट्रांसफर टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट, द एंट्री विल बी, ये देखो, अगर हम लोग ये अलॉटमेंट ना लिख के कॉल्सिन एरियर लिखे तो लिख सकते हैं, ठीक है। और मतलब सारा चीज अलग से मैंने यहाँ पर दिखाया भी ना अभी ब्रैकेट डाल के कि कॉल्सिन एरियर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये देखो ऑल्टरनेट एंट्री बना दिया, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर, और जो भी नहीं मिला उसे कॉल्सिन एरियर जो पहले डेबिट हो रखा था उसे अभी क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इलास्ट्रेशन 10 में, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर, ए लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया है, 10 इच फुल्ली कॉल्ड अप, देखो कॉल्ड अप कितना है, फुल्ली मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए ही कंपनी ने कॉल्ड किया है, हेल्ड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के पास है, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, बट मिस्टर एक्स ने 4 रुपीज फाइनल कॉल का नहीं पे किया, मतलब इसके पहले तक जितना भी कॉल था सारा, मतलब जितना भी इंस्टॉलमेंट था सारा का सारा इन्होंने पे कर दिया होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ एवर ही पेड एप्लीकेशन मनी 2 per share एंड एनरोलमेंट मनी 4 per share, दीज शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट पार, और ये शेयर जो है पार में ही इशू हुआ था, गिव जर्नल एंट्री फॉर द शेयर फॉर फीचर के लिए हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है, तो देखो कैसे होगा।
in the books of A limited journal। तो हम लोग को ये चेक करना चाहिए कि जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, यहाँ पर हम बना लेते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। इनके पास कितने सारे शेयर्स है, पहले देखो इनके पास होल्डिंग कितना है, इनके पास शेयर्स है 30,000 शेयर्स, वही फॉरफिट हुआ है। इनके पास 30, मैंने के लिख दिया, के मतलब 1000, ठीक है। अब इन्होंने, इनके पास कंपनी ने क्या क्या डिमांड किया है, एप्लीकेशन का डिमांड किया है, अलॉटमेंट का डिमांड किया है, और फाइनल कॉल का डिमांड किया है। चेक करते हैं क्या क्या है। देखो एप्लीकेशन का कितना है, यहाँ पर फाइनल कॉल 4 रुपीज है, एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 4 है, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, ठीक है। अच्छा फाइनल कॉल भी यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है 4 है, तो ये हो गया टोटल 10 रुपीज। अब इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन भर दिया, अलॉटमेंट भर दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके बाद कंपनी इनका शेयर फॉरफिट करने वाली है। हम लोग को क्या चेक करना पड़ता है, पहले हम लोग इनका शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल को डेबिट करेंगे। कितना शेयर कैंसिल होगा, जितना इनका होल्डिंग है पूरा ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। मतलब कम परसेंटेज वाइज भी हो सकता है, प्रोपोर्शनेटली भी कैंसिल हो सकता है कि 10,000 किया बाकी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सारा शेयर्स जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो 30,000 इंटू कितना होता है, कॉल्ड अप वैल्यू। अब कॉल्ड अप वैल्यू कुछ भी हो सकता था, लाइक अलॉटमेंट तक हो सकता था, ठीक है, लेकिन फुल्ली कॉल्ड अप है यानी इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 लाख। 2, यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा जो कंपनी अभी और कभी रिटर्न नहीं करेगी, जो पेमेंट मिल चुका है, मतलब 4 + 2 6, इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, शेयर फॉरफीचर में। टू शेयर फॉरफीचर, या फिर फॉरफिटेड शेयर भी लिख सकते हो, टू शेयर फॉरफीचर। 30,000 इंटू 6, ये हो गया कितना पैसा मिलना चाहिए था, 3 लाख। कितना पैसा मिला, 1,80,000, तो कितना नहीं मिला, ये 4 रुपीज करके 30,000 पे नहीं मिला, 1,20,000, ये नहीं मिला, ये कंपनी के लिए लॉस है। तो ये तो हम लोग कैंसिलेशन सीख रहे हैं, फॉरफीचर के टाइम पे क्या एंट्री है, जो नहीं मिला था, क्या इसका एंट्री कंपनी ने पहले नहीं किया होगा, किया होगा, जब फाइनल कॉल का पेमेंट रिसीव किया तब कंपनी ने लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरिया डेबिट, ऐसे ही लिखा होगा ना। टू शेयर फाइनल कॉल, ये देखो जैसे अगर यहाँ पर मुझे मिल जाता है, हम दिखा देते हैं, ये देखो कॉल्सिन एरिया डेबिट, ये देखो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में अगर कोई कॉल सिनेरियर होता है तो कंपनी इस तरह से एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो क्या होगा ना ये वाला एंट्री। अब फॉरफीचर के टाइम पे क्या होगा, ये कॉल सिनेरियर को कंपनी रिवर्स कर देगी। कंपनी के पास मतलब हम लोग दो तरह से एंट्री कर सकते हैं, या तो इसे लिख दो टू कॉल सिनेरियर, ठीक है, अगर पहले कॉल सिनेरियर रिकॉर्ड किए हो तो अभी टू कॉल सिनेरियर लिखो, अगर नहीं रिकॉर्ड किए हो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, या तो ऐसे लिख लो या तो उस तरह से लिखो। गुड इवनिंग ज्योति। बीइंग द, गुड इवनिंग, बीइंग द forfeiture of 30,000 shares at the rate of 10 each, fully called up for non-payment of final call money at the rate of 4 each, as per board resolution नंबर डेटेड, ठीक है। ये फुल जैसे नरेशन होता है वैसे मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसके जगह हम लोग ये ऑल्टरनेटली ये भी लिख सकते थे, टू कॉल्स इन एरियर,
ठीक है, और ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं। ये ऑल्टरनेट है, कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों तो लिखना है नहीं, कोई भी एक लिख सकते हो अगर हमें सिर्फ फॉर फीचर बताया है तब। ठीक है, अगर सिर्फ फॉर फीचर का एंट्री करने बोला है तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इलास्ट्रेशन 11, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने पूरा 10 फुल्ली कॉल्ड अप किया ही नहीं है, मतलब किसी भी शेयर होल्डर का शेयर कैंसिल नहीं होगा अगर वो पर शेयर पे 8 रुपीज पे कर चुका होगा। ठीक है, 10 रुपीज पे करने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का कॉल्ड अप कितना है, 8। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2 each, एप्लीकेशन मनी 2 per share and allotment money 4 per share have already been received by the company। ठीक है, तो नॉन पेमेंट क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए वाला, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का, अलॉटमेंट मनी 4 रुपए का, और हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर, एज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब यहाँ पर बोल दिया है कॉल्स इन एरियर अकाउंट के थ्रू से ही एंट्री पास करो, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कॉल्स इन एरियर ले ले या फिर जहां जहां पेमेंट नहीं मिला उसका नाम लिखे, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बता दिया है कि कॉल्सिन एरियर में ट्रांसफर करो, तो हमें कॉल्सिन एरियर में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना शेयर कैंसिल हो रहा है, देखो 20,000 इक्विटी शेयर कैंसिल हो रहा है, तो 20,000 से जितना कैपिटल जनरेट होने वाला था, अब शेयर तो 10 रुपए का है लेकिन कैपिटल 8 रुपीज ही जनरेट होगा क्योंकि कंपनी तो 8 रुपीज कॉल्ड कर रही है। ठीक है, देखो ये जो शेयर है इसका पर वैल्यू है 10। ठीक है, पर वैल्यू है 10। ठीक है, लेकिन कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप है 8। ठीक है, तो 8 रुपीज ही कंपनी जो है जनरेट कर सकती है क्योंकि उसने तो पूरा डिमांड किया है नहीं। ठीक है, अब जो मिल गया वो फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देगी, कभी रिटर्न नहीं करेगी, टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, कितना लिया, सॉरी कितना मिला है कंपनी को वो हम लोग देख लेते हैं। देखो कंपनी को क्या क्या पेमेंट मिल गया, नॉन पेमेंट जो है वो है फर्स्ट कॉल का। ठीक है, एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज, 4 + 2 6, और यहाँ पर 8 रुपीज है ना, एप्लीकेशन ये हो गया, अलॉटमेंट और ये हो गया फर्स्ट कॉल, तो कंपनी टोटल 8 रुपीज का पर शेयर पे कॉल कर रही है जिसमें नॉन पेमेंट ये वाला है, ये दोनों पेमेंट है, मतलब 6 रुपीज का कंपनी कभी और रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, 6 रुपीज, तो ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 1,60,000, और ये हो गया 1,20,000 टू कॉल्सिन एरियर, क्योंकि हमें बोला है कॉल्सिन एरियर से एंट्री करो, तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग यही वाला करेंगे। ठीक है, कॉल्सिन एरियर कौन सा पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल वाला नहीं मिला। ठीक है, फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज, नाम क्या है, फर्स्ट कॉल 2, वैसे यहाँ नाम तो हमें लिखना है नहीं। अगर हमें ये नहीं बताता तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता, हम लोग टू कॉल्सिन एरियर की जगह लिख सकते थे टू फाइनल कॉल। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग फॉरफीचर ऑफ 20,000 equity share at the rate of 10, 8 called up for non payment of first call at the rate of rupees 2 per share। बस वो तो नैरेशन था, लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर पार में शेयर इशू होता है और शेयर फॉरफिट होता है तो क्या होगा, ये आसान होता है। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर प्रीमियम में होता है तो उसमें दो कंसेप्ट आता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, इन दिस केस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, मतलब
कैपिटल को डेबिट करना है उतने ही वैल्यू से जितना कॉल्ड अप होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. इफ द प्रीमियम ऑन सच शेयर हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बी डेबिटेड टू कैंसिल इट इफ इट वाज क्रेडिटेड अर्लियर. अलॉटमेंट कॉल फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द यूजुअल मैनर. मतलब देखो यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा. देखो नॉर्मली हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि एप्लीकेशन पे ना कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है. प्रीमियम सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है अलॉटमेंट में ही प्रीमियम जो है इंक्लूडेड होता है, कि कंपनी ने प्रीमियम में अगर शेयर इशू किया है उसका पैसा अलॉटमेंट में मांगा है. ठीक है, अगर अलॉटमेंट में नहीं करता है तो नॉर्मली कॉल में हो जाता है, रेयर केस है. ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये ऐसे करके मैंने बताया, सेकंड ये, थर्ड प्रेफरेंस ये होता है. अब अगर हम लोगों को शेयर कैंसिल करना है प्रीमियम वाला, तो हमें कंपनी को पहले ये चेक करना पड़ता है क्या प्रीमियम का पैसा हमें मिला, क्योंकि हम लोगों ने कहाँ प्रीमियम कॉल किया वो देखेंगे. अगर प्रीमियम का पैसा मिला है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रीटमेंट फॉरफीचर में नहीं होगा. लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा अगर वो कभी क्रेडिट हुआ था. देखो क्योंकि अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा मिलता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. दिस इज द ड्यू एंट्री, ड्यू एंट्री. ठीक है, अब जब पैसा रिसीव होता है तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, और अगर इसमें कॉल सिनेरियर होता है तो हम लोग कॉल सिनेरियर भी दिखाते हैं कि इतना पैसा हमें नहीं मिला. ठीक है, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा. अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है और कंपनी ने अलॉटमेंट में प्रीमियम मांगा था तो इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी तो नहीं दिया होगा. तो अगर हम लोगों ने प्रीमियम को पहले क्रेडिट किया था तो इसे कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना. जैसे मान लो कोई डेटर है, फॉर एग्जांपल कोई डेटर है, डेटर को हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया था तो क्या एंट्री करेंगे, डेटर टू सेल्स. ठीक है, ये हमें पता है डेटर टू सेल करेंगे. अगर वो पैसा नहीं देता है, अगर दे देता है तो बहुत अच्छा बात है, देन बैंक टू डेटर या कैश टू डेटर कर देंगे. ठीक है, अगर नहीं देता है तो हम लोग इसकी जगह क्या लिखते हैं, बैड डेट लिखते हैं, बैड डेट टू डेटर. ठीक है, बैड डेट दिखा देते हैं. उसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू हुआ, अगर नहीं मिला देन उसे कैंसिल करेंगे ना, डेटर को तो कैंसिल करेंगे. अब पैसा मिला या ना मिला हो, डेटर तो कैंसिल करना है. देखो पैसा मिल गया तो उस बैंक टू डेटर करके कैंसिल करेंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसा थोड़ी है जितना दिन बिजनेस चलेगा उस डेटर को हम लोग लिखते जाएंगे, उसे कैंसिल करना पड़ेगा 1 साल के अंदर, क्योंकि करंट एसेट होता है. उसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है, ये पेमेंट अगर हम लोगों को नहीं मिला है, हम लोगों ने ड्यू किया होगा, अगर ड्यू में आया है, अगर एप्लीकेशन में आया तो रिसीव कर लिया है. अगर ड्यू ड्यू पीरियड में आया जैसे कि अलॉटमेंट में कॉल में, और कंपनी ने वो पैसा रिसीव नहीं किया, कॉल सिनेरियर हुआ, यानी कि पहले अगर अर्लियर अगर क्रेडिट हुआ है तो जब फॉरफिट होगा तो उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा. बस इतना सा हमें समझना है, लॉजिकली यही होता है. ठीक है, कि पहले क्रेडिट किए हो तो कैंसिल करो. ठीक है, अगर पेमेंट नहीं मिला तो कैंसिल करो, और मिल गया तो वो तो बैंक अकाउंट डेबिट बोल के उसमें डेबिट होके आ गया होगा पेमेंट. ठीक है, अच्छा देखो मेन बात ये है, if premium has already received by the company it cannot be cancelled even if shares are forfeited in the future. ठीक है, अगर प्रीमियम पहले एक बार रिसीव हो गया है बाय चांस, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैन नॉट बी कैंसिल्ड इवन इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन द फ्यूचर. तो मतलब सीधा सा बात है कि अगर फ्यूचर में शेयर वैसे भी कैंसिल होने से जो पेमेंट ऑलरेडी रिसीव होता है वो कभी भी कैंसिल नहीं किया जाता है. ठीक है, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे वो नॉर्मल पेमेंट हो. अगर प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ है तो कंपनी कैसे एंट्री करेगी, देखो इफ प्रीमियम नॉट रिसीव, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट करना ही है. देखो बाकी सब सेम है, टू शेयर अलॉटमेंट इसका पैसा नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल पैसा नहीं मिला, टू शेयर फाइनल कॉल पैसा नहीं मिला, टू शेयर फॉर फीचर जो पैसा मिला, देखो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड. गुड इवनिंग अर्पिता. गुड इवनिंग मैम. देखो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड है ना. सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, कंपनी ने ड्यू किया था, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव. ठीक है, अच्छा अब देखो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है देन कुछ नहीं करना पड़ता है. देखो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया, चेक करो यहाँ पर, शेयर कैपिटल डेबिट हो गया. ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट पैसा नहीं मिला, टू फर्स्ट कॉल पैसा नहीं मिला, टू फाइनल कॉल पैसा नहीं मिला, टू फॉरफिटेड शेयर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, जो पैसा हमें रिसीव हुआ है फॉर फीचर पे. ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स. ठीक है, अच्छा अब देखो
ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया होगा। देखो यहाँ पर जो एग्जांपल है ये देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 100 का 100 ही कंपनी ने कॉल किया होगा, लेकिन 5000 शेयर्स फॉरफिट हो रहा है जो कि फुल्ली कॉल्ड अप था, विच वेर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब शेयर जो है वो 100 रुपीज का था, ठीक है, प्लस 20% प्रीमियम, यानी 120 रुपीज का शेयर जो है कंपनी का इशू हुआ था। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स कैसे देना था, एप्लीकेशन में 20, ये देखो एप्लीकेशन में देना था 20, अलॉटमेंट में कितना देना था 50, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है 20 रुपीज, तो ये 30 प्लस 20 हो गया, ठीक है। अच्छा, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। इलास्ट्रेशन 12, तो देखो कंपनी का इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस कितना है 100 प्लस 100 × 20%, तो 100 + 20 यानी 120, ठीक है। ये क्या है, ये प्रीमियम है, समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, अभी हम लोग समझ रहे हैं ना, इसीलिए। एप्लीकेशन का देखो, ऐप कैसे पेमेंट करना है, ठीक है। ये 120 कैसे पेमेंट करना है, एप्लीकेशन पे भरना है 20 रुपीज, ठीक है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में प्रीमियम बोला गया है, अलॉटमेंट में देना है 50 रुपीज। अब अगर 20 प्रीमियम है तो 30 टूवर्ड्स कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना 50 रुपीज, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 120, देखो हो गया 120 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 120 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस तरह से इशू प्राइस जो है तय किया गया था, ठीक है। इस तरह से डिसाइड किया गया था कि इशू प्राइस हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे पैसा जो है कॉल करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, 5000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया, तो कोई एक शेयर होल्डर होगा, एक ठीक है, एक है कि नहीं वो तो हमें नहीं बताया, 5000 एक लोगों का हो रहा है कि नहीं पता, हमें ऐसे लिख देते हैं 5000 शेयर्स जो है ये फॉरफिट हो रहा है, ठीक है। फॉरफिट हो रहा है, रीजन, रीजन क्या है, क्या पेमेंट नहीं किया होगा, ये देखो अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स ऑन एप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट, अच्छा क्या पे किया है, एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द ओनली एप्लीकेशन मनी, ठीक है। सिर्फ ये वाला पेमेंट क्या है, ओनली एप्लीकेशन मनी पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स, मतलब ये 5000 कोई एक जन का होल्डिंग नहीं है, बहुत सारे शेयर होल्डर है जिन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, तो 5000 फॉरफिट, पेड क्या किया है, पेड क्या है सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, ठीक है। और बाकी सब जो है नॉन पेड है। तो मुझे ये बताओ क्या कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं मिला है, अगर ये कंडीशन है, मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही लिख डाला, मतलब समरी कर दिया, मुझे ये बताओ क्या कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बोलो, मैंने ऐसे कुछ टफ थोड़ी ना पूछ लिया तुम लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर जिनका शेयर फॉरफिट हो रहा है उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन भरा है तो कंपनी को प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला होगा कि नहीं मिला होगा। ना मैम। नहीं मिला है, करेक्ट, पाई नहीं। अच्छा, एप्लीके अलॉटमेंट पे है ना प्रीमियम, तो कैसे मिलेगा, अलॉटमेंट में है प्रीमियम तो कैसे मिलेगा, नहीं मिला है। लेकिन मुझे ये बताओ अगर कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने के बाद अगर शेयर फॉरफिट कर रही है, मेरा बात सुनो ध्यान से, कंपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करने के बाद अगर शेयर फॉरफिट कर रही है तो क्या कंपनी ने प्रीमियम ड्यू एंट्री में दिखाया होगा, मुझे ये बोलो। क्या कंपनी ने प्रीमियम को पहले क्रेडिट किया होगा, रिसीव तो नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है, एप्लीकेशन ही भरा तो रिसीव कहां से होगा, लेकिन क्या कंपनी ने ड्यू किया था या नहीं किया था, मुझे ये बताओ। हाँ मैम। हाँ, किया था, ठीक है। कंपनी ने ड्यू किया होगा ना, कंपनी ने कैसे एंट्री किया होगा, पहले एप्लीकेशन का एंट्री किया होगा, उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री किया, फिर अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री किया, तब कॉल सीनेरियर दिखाया होगा इन लोगों के लिए, फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री किया होगा, फिर रिसीव में कॉल सीनेरियर दिखाया होगा, तो इसका मतलब
अलॉटमेंट में कंपनी ने 20 रुपीज से सिक्योरिटीज प्रीमियम को ड्यू किया होगा, लेकिन उनको नहीं मिला, ठीक है। लेकिन उन्होंने वेट किया ना, क्योंकि उन्होंने तुरंत थोड़ी ना एप्लीकेशन के बाद ही शेयर कैंसिल कर दिया। फर्स्ट फाइनल कॉल, सारा कॉल करने के बाद उन्होंने कैंसिल किया। इसका मतलब उन्होंने क्रेडिट एंट्री पास किया होगा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, अब वो कैंसिल करने वाले हैं। हम लोग को बोला है सिर्फ फॉर फीचर का एंट्री डालो, तो फॉर फीचर का एंट्री में सबसे पहले हम लोग कैपिटल को कैंसिल करेंगे उन सारे होल्डिंग से, ठीक है, जिन्होंने नॉन पेमेंट कर रखा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 इनटू कितना हो जाएगा, कितना कॉल्ड अप है 120, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। हमें पता है कैपिटल में हम लोग हमेशा क्या लिख सकते हैं, टूवर्ड्स कैपिटल जो वैल्यू होता है वही लिख सकते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स कैपिटल जो वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ है, क्योंकि अलॉटमेंट का एंट्री पास हुआ होगा। अलॉटमेंट का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम का ड्यू एंट्री किया होगा कंपनी ने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अभी प्रीमियम अगर देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पढ़ के सुना है तुम लोगों को, कि अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है बट पहले प्रीमियम ड्यू हुआ था, तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो रखा है, अब मिलेगा नहीं उतने प्रीमियम का पैसा इतने शेयर पे, तो उसे कैंसिल करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5000 इंटू कितना हो जाएगा 20, 1 लाख। ये हो गया, ये प्रीमियम वाला पॉइंट था, बाकी एज यूजुअल होगा और कोई इसमें नया चीज नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर, जितना पैसा मिला है जो कंपनी कभी रिटर्न नहीं करने वाली, टू शेयर फॉर फीचर कितना पैसा मिला है 20, सिर्फ एप्लीकेशन। और कितना पैसा नहीं मिला, अब उसको टू कॉल सिनेरियल लिख दो या फिर नाम के साथ लिख दो, लाइक टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम नाम के साथ ही लिख देते क्योंकि हमें यहाँ बोला नहीं है कि कॉल सिनेरियल बनाओ। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर 50 रुपीज, 2,50,000, ठीक है। और अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट भी है हम लोग का 50 रुपीज। being the forfeiture of 5,000 equity share at the rate of ₹100 each, fully called up, issued at premium of 20% for non-payment of allotment and call money as per board's resolution number, ठीक है। अगर इतना नहीं लिखना है तुम लोग जस्ट ऐसे लिख सकते हो, बीइंग द फॉरफीचर ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 इज फुल्ली कॉल्ड अप इशूड एट प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट, इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रीमियम का ये कंसेप्ट हो गया। अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बोला है देखो,
शेयर प्रीमियम 20 ऑन 5000 शेयर्स हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, ये जो मैंने समझाया कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैंसिल इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग फॉरफिट करेंगे तो प्रीमियम जो ड्यू करके रखे हैं ना कि हमें मिलेगा, वो हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये ऑलरेडी मैंने तुम लोग को समझा दिया, जो यहाँ पर लिख रखा है। ऑल्सो इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, अगर ये प्रोराटा अलॉटमेंट वाला केस होता, वेयर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बी फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट एंड देन फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये पॉइंट ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रोराटा का तब समझ में आएगा। तब देखो ये पूरा क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा है। फिर भी एक बार बता देते हैं, अगर प्रोराटा अलॉटमेंट होता है और फॉरफिट होता है शेयर्स का, और वो शेयर्स प्रीमियम में इशू किया गया था, वेयर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, the excess money received on application will be first adjusted to capital account and then for securities premium account। प्रोराटा में हमें पता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन में ले लेते हैं वो हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, आगे के जितने भी कॉल रहते हैं, लाइक अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, जितना तक कंपनी एडजस्ट करना चाहती है, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट दिन ही क्वेश्चन किया था। अगर ये मतलब फॉरफीचर का केस होता है प्रोराटा में, तो जो एक्सेस पैसा है वो पहले एडजस्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कैपिटल, आफ्टर दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, ये पॉइंट हम बार बार बोलने से नहीं समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में प्रोराटा है कि नहीं देखते हैं। मिस्टर शमीम शमी has applied for 1000 shares of company XYZ Limited paying application money 2 per share but has been allotted only 600 shares प्रोराटा, ठीक है। 1000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया गया था बट 600 शेयर्स का अलॉटमेंट मिला। द शेयर्स हैव फेस वैल्यू 10 एंड प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब वही प्रीमियम में इशू हुआ है शेयर, ठीक है। विच वेर पेबल ऑन अलॉटमेंट में देना है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल में 5। नाउ इन केस Mr. Shami does not pay allotment money and final call and his shares are forfeited, now then following entry will be passed on फॉर फीचर। तो क्या एंट्री पास होगा, ये तो यहाँ सोल्यूशन कर रखा है, हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे कि क्या एंट्री पास होगा अगर ऐसे शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं तो, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 13 जर्नल, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन से कंपनी, इनके पास कितना शेयर है, 1000। 1000 के लिए अप्लाइड किया, इनके पास शेयर 1000 नहीं होगा, इनके पास अलॉटमेंट 600 हुआ है, तो कंपनी में ये कितने शेयर के होल्डर है, इनके पास 600 शेयर्स है, ठीक है। होल्डिंग होल्डिंग दिखाया मैंने यहाँ ड्रॉ करके, ठीक है। 600 शेयर्स का क्या है, होल्डिंग है, हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, होल्डिंग है, 600 शेयर्स का होल्डिंग है। बट ऐसा नहीं था कि 600 के लिए अप्लाइड किया था, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइड किया था इन्होंने, अप्लाइड फॉर 1000, ठीक है। 1000, अब कंपनी ने इनसे पैसा किस तरह से मांगा था, एप्लीकेशन का कुछ मांगा होगा, अलॉटमेंट का कुछ मांगा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद फाइनल कॉल, शायद ऐसे ही तो पढ़ा मैंने, देख लेते हैं एक बार फिर से। एप्लीकेशन फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम ऑफ 2 विच वेर पेबल एज अलॉटमेंट 5, ये रहा एप्लीकेशन का 2, ऊपर लिखा हुआ था एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज का प्रीमियम, यानी 3 + 2 हो जाएगा, ये देखो, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 2 रुपीज है, एंड फाइनल कॉल 5, फाइनल कॉल 5, तो ये 5 + 5 + 10 12 रुपीज हो गया। इशू प्राइस, इशू प्राइस यहाँ पर ये 10 + 2, ठीक है, ये है कैपिटल के तरफ, ठीक है, ये है प्रीमियम के तरफ, क्योंकि इसका हम लोग अलग एंट्री करते हैं। यहाँ पर ये है प्रीमियम और ये है कैपिटल, ठीक है। अब हम लोग को प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है, ऊपर से फॉरफिट हो रहा है। अब इन्होंने क्या क्या पेमेंट किया एक बार देख लेते हैं। डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ना तो ये दिया है ना तो ये वाला, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। तो एंट्री कैसे होगा, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग पहले फॉरफीचर का एंट्री कर रहे हैं, तो फॉरफीचर में क्या करेंगे, फॉरफीचर में ऑब्वियसली पहले इनका जो कैपिटल है उसको कैंसिल कर देंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मुझे जस्ट इतना बताओ,
कॉल्ड अप कितना है यहाँ पर, मुझे पहले इतना बताओ, कॉल्ड अप कितना है? फुल्ली कॉल्ड अप है, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल करने के बाद तो उनका शेयर फॉरफिट किया, मतलब कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड अप किया है, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैसा है? फुल्ली कॉल्ड अप है, ये लिख देते हैं, ठीक है, समझ लो। इस तरह से ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है फाइनल कॉल नहीं दिया फिर फॉरफिट किया, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप मनी कितना है? कॉल्ड अप मनी यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा? 10 लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम का तो अलग ट्रीटमेंट होता है ना, अभी अभी देखो यहाँ पर भी तो वैसे ही किया, 10 रुपीज लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने देंगे मुझे ये बताओ, 600 देना चाहिए या 1000? बोलो कितने का कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट जितना होता है उतने का ही तो कैपिटल का एंट्री होता है, तो 600 दे कि 1000? पहला पॉइंट मेरा ये है, ये बताओ। बोलो, ये तो लास्ट दिन जब हम लोग प्रोराटा कर रहे थे तभी तो हम लोगों ने सीखा था। मैम 1000। 1000? 1000 के लिए तो अप्लाई किया था, ये हम लोग 1000 तब एंट्री करेंगे ना जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर रही है, ये दिखा रही है। जब कंपनी कैंसिल कर रही है तो इनके पास कितना शेयर है उतना ही कैंसिल करेगी ना, ये तो एप्लीकेशन वाला एंट्री नहीं कर रही, ये फॉर फ्यूचर का एंट्री कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इनके पास जितना शेयर होगा उतना ही ना कैंसिल कर पाएगी, इनके पास कितना शेयर है ये बताओ। 600। 600? शेयर तो 1000 है नहीं, इन्होंने 1000 एप्लीकेशन का पैसा दिया, बट कंपनी ने बाद में तो बोल दिया हम लोग प्रोराटा करेंगे, तुम्हें 600 शेयर मिलेगा, तुमने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 600 से एंट्री होना चाहिए, तो कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा? 6000 से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या इनको प्रीमियम का पैसा मिला? इनके मिस्टर सम्मी का प्रीमियम का पैसा क्या कंपनी को मिला? क्या इन्होंने अपना प्रीमियम भरा? देखो यहाँ पर हम, पहला बात है ऐसे ही नॉर्मल देख के बताओ ना, अलॉटमेंट नहीं दिया तो क्या प्रीमियम भरा होगा? मतलब अगर प्रोराटा नहीं होता तो क्या बोलते, प्रीमियम भरा कि नहीं भरा, ये बताओ। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो क्या प्रीमियम का पैसा दिया? ना मैम। नहीं दिया ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट पे हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन में कितना पैसा, কিছুটা তো দিয়েছে যেটা পরে অ্যাডজাস্ট হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলো। কিছুটা তো দিয়েছে কারণ যেটা হ্যাঁ, অ্যাডজাস্ট করে। হ্যাঁ কিছুটা দিয়েছে, কিন্তু ওইটাই এবার বলবো যে কিভাবে অ্যাডজাস্ট হবে। কিছুটা তো দিয়েইছে এক্সট্রা। अच्छा, देखो हम लोग अब यहाँ पर अपना प्रोराटा का जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव हुआ था ये हम लोग पहले चेक करेंगे, प्रोराटा कर रहे हैं ना, इसी तरह से करते हैं। 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 2 रुपीज करके, 2000 रिसीव किया था, बट अमाउंट शुड रिसीव, मैंने इस तरह से ही लास्ट दिन भी लिखवाया था, अगर लास्ट दिन तुम लोग प्रोराटा वाला इसलिए मैंने बोला भी था, तुम लोग एक बार देखो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो कितना रिसीव होना चाहिए? 600 का अलॉटमेंट दोगे कंपनी को तो फिर कंपनी को उनसे इतना ही पैसा लेना चाहिए था, तो कंपनी ने एक्सेस कितना ले रखा है? एक्सेस ले रखा है 800, ठीक है। एक्सेस ले रखा है 800, और ये 800 कंपनी क्या करती है? कंपनी नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करती है। नेक्स्ट कॉल क्या था? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कंपनी कितना अलॉटमेंट में रिसीव कर सकती है? 600 अलॉटमेंट दी है, 600 टोटल, 5 रुपीज कंपनी को मिलेगा, जिसमें से 3 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी, 2 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ऐसे ही सोचा होगा कंपनी ने। तो कंपनी को पता है कि इनसे 3000 मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक्सेस पैसे को एडजस्ट करेगी। नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 800 एडजस्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हमें पहले, ये देखो ये हम नहीं बोल रहे, ये रूल्स बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा होगा, ये देखो, एक्सेस मनी यानी 800 रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल एंड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले कैपिटल देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर बचेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3000 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 3000 का दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 600 इंटू यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। ये प्रीमियम के लिए दिखा रहे हैं, ये प्रीमियम के लिए,
ठीक है, और ये कैपिटल के लिए। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया 1800, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 1200। अब हमें रूल्स क्या बोल रहा है, जो एक्सेस पैसा रिसीव हुआ है वो पहले हमें कहाँ पर एडजस्ट करना है, कैपिटल में। मतलब हम लोग कैपिटल में पहले ये एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। हम नीचे लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर नहीं लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एडजस्ट टूवर्ड्स कैपिटल फर्स्ट। कैपिटल फर्स्ट कितना एडजस्ट करेंगे, 1800 माइनस 800 तो कितना हो गया 1000। क्या प्रीमियम पे हुआ, फिर बोलो क्या प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिला, एक्सेस पैसे से क्या प्रीमियम का पैसा एडजस्ट हुआ? तुम लोग सोचो, सोच के मुझे बताओ, क्या प्रीमियम का पैसा एडजस्ट हुआ? नहीं समझ में आया? देखो एक्सेस 800 जो है वो हमें रूल्स ये बताता है कंपनी अकाउंट्स का कि अलॉटमेंट में जो पैसा मिलना था उससे एडजस्ट होना था। अगर ये प्रोराटा नहीं, मतलब अगर ये फॉरफिट नहीं होता तो हम लोग 3000 से डायरेक्ट एडजस्ट कर देते 800, और हम लोग ये बोलते कि जब इनसे अलॉटमेंट मांगेगी कंपनी तो 2200 मांगेगी, ठीक है, अभी भी उतना ही मांगेगी। लेकिन मुझे क्या करना है, प्रीमियम और कैपिटल अलग अलग देखना है। अगर प्रीमियम था उसमें इंक्लूडेड तो पहले एक्सेस पैसा कैपिटल से एडजस्ट होगा, एडजस्ट होने के बाद कुछ बचेगा तो प्रीमियम में एडजस्ट होगा। यहाँ तो कैपिटल ही पूरा नहीं हुआ। तो मुझे ये बताओ क्या कंपनी को प्रीमियम का पैसा एडजस्ट हुआ उस एक्सेस प्राइस से, क्या प्रीमियम का पैसा एडजस्ट हुआ, मुझे ये बताओ। ना मैम। नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बोलो कि कंपनी को, ठीक है, कंपनी को कितना पैसा मिलेगा इनसे अलॉटमेंट में, कितना मिलना चाहिए था, बोलो। अगर ये एडजस्ट हो गया, वो तो बाद में पता चला ना फाइनल कॉल के बाद कि हम लोग फॉरफिट करने वाले हैं, तो इन्होंने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, क्या 3000 नहीं दिया या फिर कितना नहीं दिया, मुझे ये बताओ। इन्होंने अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया, फिर अलॉटमेंट में तो 3000 मिलने वाला था, इन्होंने कितना पैसा अलॉटमेंट में नहीं दिया? क्या 3000 पूरा ही कॉल्सिनेरियर है या फिर कुछ और, ये बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि अलॉटमेंट का पैसा जो बाकी रखा इन्होंने, जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ, क्या पूरा ही 3000 ही जो है वो कॉल्सिनेरियर हो गया या फिर कितना कॉल्सिनेरियर हुआ? ये देखो सिंपल कैलकुलेशन, यहाँ पर 1000 रुपीज नहीं मिला कंपनी को 800 एडजस्ट करने के बाद, और यहाँ पर 1200 नहीं मिला। अब मुझे बताओ कितना पैसा अलॉटमेंट में हम लोग कॉल्सिनेरियर दिखाएंगे, पूरा 3000 थोड़ी ना दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे बोलो। बोलो कितना बाकी रह रहा है अलॉटमेंट में? 2200। 2200, करेक्ट, 2200 बाकी रह रहा है, ये वाला और ये वाला। और अगर डायरेक्टली देखोगे तो भी 2000 ही आएगा, 3000 से 800 एडजस्ट कर लेंगे, बचा कितना 2200। बट ये अलग इसीलिए दिखाना है क्योंकि प्रीमियम का एंट्री वगैरह करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। ये देखो 1200 टूवर्ड्स जो प्रीमियम था और 1000 टूवर्ड्स कैपिटल था, यानी 2200 इन टोटल, ठीक है। अब इसका एंट्री कैसे होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। अब हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हुआ है, नहीं मिला है तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये तो हम लोगों ने पहले सीखा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो हम लोगों ने पहला पॉइंट ये सीखा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर पहले क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट ऑब्वियसली हुआ था जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, और नहीं मिला तो जितना नहीं मिला उतने से हमें डेबिट करना है। अब कितना नहीं मिला 1200, ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना नहीं मिला 1200 नहीं मिला, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1200, ठीक है। टू शेयर फॉर फीचर जो पैसा मिला, टू शेयर फॉर फीचर कितना मिला शेयर फॉर फीचर में, अगर तुम लोग ऐसे लिख दोगे कि मतलब 600 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाता है 1200, जो कि गलत हो जाएगा। कितना पैसा मिला है, ये वाला मिला है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड, ये शुड रिसीव यानी एक्सेस इतना जो एडजस्ट होगा, लेकिन मिला कितना 2000। अभी तक इस शेयर होल्डर से कंपनी को टोटल कितना पैसा मिल चुका है 2000 रुपीज मिल चुका है, ठीक है। और कितना पैसा नहीं मिला, एक तो ये प्रीमियम नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला अलॉटमेंट
टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, 600 पे 5 रुपीज नहीं मिला, ऐसा नहीं। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, ये देखो ऐसे चेक करेंगे। अलॉटमेंट में हमें नहीं मिला 1000 एंड 1200, यानी टोटल 2200। इस वजह से इस तरह से सीखना है। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं फाइनल कॉल, नाम है फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, 5 रुपीज करके नहीं मिला, कितने शेयर पे, 600 पे। being 600 shares forfeit for non-payment of call money, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार बताते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि प्रीमियम का, फर्स्ट तो ये हम लोग देखेंगे प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और अगर प्रोराटा हुआ था तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सेस पैसा कितना है, तो वो एक्सेस पैसा पहले एडजस्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कैपिटल, देन अगर फिर भी बचता है देन टुवर्ड्स प्रीमियम एडजस्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पर कैपिटल ही पूरा नहीं हुआ, कैपिटल 1800 था, 800 एडजस्ट होने के बाद 1000 बच गया, ठीक है। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे कि ये जो 600 शेयर्स कैंसिल हो सकता है, 1000 नहीं कैंसिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट 600 का है। तो 600 शेयर्स कैंसिल होगा विथ कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, क्योंकि कैपिटल हमेशा अपने पर वैल्यू पे दिखाया जाता है। ये हो गया। प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो हम लोग क्या ये बोलते हैं 600 पे 600 इंटू 2, यानी हम लोगों को 1200 प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर एक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ चेक भी तो करना चाहिए था। अगर प्रोराटा में ये कुछ एडजस्ट हो जाता, मान लो ये 800 के जगह, मान लो ये 800 के जगह ये पेमेंट होता 2000 एक्सेस पेमेंट, तो हम लोग क्या करते पता है, यहाँ 1800 एडजस्ट करते, फिर भी बच जाता 200, और यहाँ 200 एडजस्ट करते, तब हम लोग प्रीमियम का बाकी 1000 ही दिखाते, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो अगर हम लोगों का एक्सेस पैसा इतना है कि उससे कैपिटल प्रीमियम दोनों एडजस्ट हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे ही नहीं प्रीमियम, ठीक है। तो अगर इतना एक मान लो ये 3000 एक्सेस होता तो अलॉटमेंट ऑटोमेटिकली पेड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो ड्यू मतलब जो फॉरफिट में अलॉटमेंट का एंट्री प्रीमियम का एंट्री आता ही नहीं। अब देखो फिर हम लोगों ने क्या किया, कितना पैसा मिला, अब 2 रुपीज करके अगर हम लोग 600 दिखाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा होता है 1000 पे, ठीक है। तो 1000 पे इंटू 2000 जो है फॉरफीचर का पैसा मिला। अलॉटमेंट का ये इतना पैसा रिसीव हुआ, वो हम लोग चेक कर लेंगे 800 एडजस्ट करने के बाद कितना हुआ, देन फाइनल कॉल का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है बट कंसेप्ट के लिए काफी अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट यहाँ पर, फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, क्या बोल रहा है देखो, फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स प्रीमियम और द अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज वन ऑफ द मेनी कॉजेज फॉर विच शेयर्स में बी फॉरफिटेड। बोल रहा है फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स प्रीमियम और अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज वन ऑफ द मेनी कॉजेज फॉर विच शेयर में बी फॉरफिटेड। शेयर को फॉरफिट ये सारे रीजन से किया जाता है, बट फुल्ली पेड अप शेयर्स में बी फॉरफिटेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेप्ट ऑफ शेयर होल्डर इफ द आर्टिकल स्पेसिफिकली प्रोवाइड। देखो अगर हमारा शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड अप है फिर भी फॉरफिट हो सकता है, मतलब एक शेयर होल्डर जो है उन्होंने पूरा पेमेंट किया फिर भी उनका शेयर फॉरफिट हो सकता है, अगर आर्टिकल में स्पेसिफिकली इस बात में कुछ बताया गया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर ने कोई लोन लिया था, ठीक है, कुछ डेप्ट लिया था कंपनी से जो वो रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसका शेयर होल्डिंग कैंसिल हो सकता है अगर उसने फुल्ली पेड कर रखा है फिर भी। नॉर्मली तो हमें पता है कि फुल्ली पेड नहीं कर रखा है, तो फुल्ली पेड नहीं कर रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शेयर फॉरफिट कर देना है, ठीक है। कंपनी वही करेगी, कोई पैसा नहीं देगा तो क्यों उसका शेयर होल्डिंग रखेगी। लेकिन फुल्ली पेड करने के बाद भी अगर कोई ऐसा है जिसने कंपनी से डेप्ट वगैरह ले रखा है नहीं पे कर पाया, तो कंपनी उसका शेयर होल्डिंग कैंसिल कर सकती है, ठीक है। अच्छा अब कंपनी क्या कर सकती है, जो शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी उस फॉरफिटेड शेयर को री इशू भी कर सकती है। देखो क्या बोल रहा है, ए फॉरफिटेड शेयर इज मेयरली अ शेयर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर सेल एंड रिमेन्स वेस्ट
इन्वेस्टेड इन द कंपनी फॉर दैट पर्पस ओनली। कंपनी क्या कर सकती है, जो शेयर फॉरफिट कर चुकी है उस शेयर को कंपनी फिर से सेल कर सकती है, ठीक है। री इशू बोल सकते हैं इसे, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम इशू देन इशू, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर हम लोग किसी को शेयर ऑफर कर रहे हैं देन इशू, अगर वही शेयर को सेकेंड टाइम किसी को ऑफर कर रहे हैं देन री इशू होता है। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट ओनली सेल। इसको अलॉटमेंट नहीं बोल सकते, मतलब वो क्या होता है ना, एक जन का नाम लिखा हुआ था शेयर सर्टिफिकेट में, काट के दूसरे का नाम लिख देना, मतलब री इशू जो है वो अलॉटमेंट नहीं है अलग से। मतलब ये नहीं है, सोचो, मतलब अलॉटमेंट नहीं है मतलब मान लो कोई एक शेयर होल्डर है जिसका 5000 शेयर्स जो है वो कंपनी ने कैंसिल कर दिया, और ये मान लो है मिस्टर ए, और मिस्टर बी को वो शेयर जो है, मिस्टर बी को वो शेयर जो है वो मतलब री इशू कर दिया। तो इसका मतलब कंपनी का मान लो टोटल 10,000 शेयर होल्डिंग था, ठीक है। कंपनी ने 5,000 शेयर्स कैंसिल कर दिए, ठीक है, और फिर 5,000 शेयर्स री इशू कर दिए, तो कंपनी का टोटल 15,000 शेयर्स बनेगा, ठीक है। 15,000 शेयर्स बनेगा, इस तरह से होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने, देखो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, मान लो कि जब इन्होंने, इनका फॉरफिट नहीं हुआ था तब कंपनी का कितना शेयर था, 10,000। इनका फॉरफिट होने के बाद कंपनी का शेयर हो गया 5,000, ठीक है। कंपनी का शेयर हो गया 5,000, ये हमें माइनस करके दिखाना चाहिए कि कंपनी का होल्डिंग कम हो गया। अब वही शेयर जब यहाँ री इशू हुआ तब यहाँ पर फिर से 5,000 ऐड हो जाएगा। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कंपनी का 10,000 शेयर था और फिर उसके बाद कंपनी ने मिस्टर बी को फिर से रीइशू किया तो कंपनी का 15,000 शेयर्स हो गया, ये गलत है, ठीक है। कि इसी को बोलते हैं कि ये फिर से अलॉट नहीं हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ेगा, वही शेयर फिर से रीसेल हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ये रीसेल होता है, ये अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। द शेयर्स आफ्टर फॉरफीचर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू एन ऑब्लिगेशन टू डिस्पोज इट ऑफ। इसके मतलब जैसे ही फॉरफिट हो जाता है ना, कंपनी का एक ऑब्लिगेशन हो जाता है वो सारा शेयर्स कि कंपनी कब इसे डिस्पोज करे। इन प्रैक्टिस फॉरफिटेड शेयर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय ऑक्शन। नॉर्मली ऑक्शन के थ्रू से ये सारे शेयर्स को सेल किया जाता है, मतलब बीडिंग होता है। दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट एनी प्राइस। अब बीडिंग होता है तो कोई भी प्राइस पे वो अलॉट हो सकता है, मतलब वो कोई भी प्राइस पे वो बेच सकते हैं, सेल हो सकता है, नॉट अलॉट, सेल हो सकता है एट एनी प्राइस सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल अलॉटी एंड द सेकेंड परचेसर। कोई भी प्राइस पे हो सकता है, जितना भी पैसा पहले रिसीव हुआ हो ओरिजिनल अलॉटी से, ठीक है, और सेकेंड परचेसर से। तो इसमें क्या होगा, ये एक मतलब कोई भी प्राइस हो सकता है, ये कोई डिसाइडेड प्राइस नहीं होता है। फॉर दोज शेयर इज नॉट लेस देन द अमाउंट इन एरियर ऑन दोज शेयर्स, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, देखो दिस शेयर्स कैन बी इशूड एट एनी प्राइस सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट जितना रिसीव हुआ है फॉर दो शेयर इज नॉट लेस देन द अमाउंट इन एरियर ऑन दो शेयर्स। मतलब जो कॉल्सिन एरियर का अमाउंट है उससे कम में हम लोग इसे री इशू नहीं करेंगे, ठीक है। जितना कॉल्सिन एरियर हुआ था फर्स्ट टाइम, उसके बाद कैंसिल कर दिया, उससे कम में हम लोग उसे री इशू नहीं करेंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी किसी भी प्राइस में रीशू हो सकता है, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, ठीक है, किसी भी प्राइस में रीशू हो सकता है। अब इस कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। अब रीशू होने से एंट्री क्या होगा, पैसा मिलेगा, शेयर इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। अगर लॉस होता है री इशू पे तो, क्योंकि री इशू प्राइस क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। तो अगर लॉस होता है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर अगर इशू होता है तो एंट्री क्या होता है, बैंक टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर भी वही वाला एंट्री होगा। और जो लॉस होगा उसे फॉरफिटेड बोल के रिकॉर्ड करेंगे, और फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे। ये एंट्री क्यों जनरेट होता है ये क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इन कनेक्शन विथ रीइशू द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। रीइशू के साथ साथ हमें ये पॉइंट्स देख लेने चाहिए। लॉस ऑन रीइशू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। तो जो रीइशू पे हमारा लॉस हो रहा है वो फॉरफिटेड अमाउंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब ये देखो, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है, ठीक है, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लॉस ऑन रीइशू, ठीक है। हम लोग जब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और भी समझ अच्छे से समझ जाओगे। If the loss on reissue is less than the amount forfeited, the surplus should be transferred to capital reserve. अगर रीइशू करते हुए जो लॉस हो रहा है वो फॉरफिटेड अमाउंट से कम है, जैसे मान लो ये जो शेयर था ये फिर से रीइशू हो रहा है, ठीक है। रीइशू होने पे अगर हम लोग का जो लॉस हो रहा है वो अगर मान लो 1,000 हो रहा है और यहाँ पर फॉरफिचर पे 2,000 था, या फिर
फिर मान लो कि लॉस हुआ 500, 2000 माइनस 500 करके 1500 को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ये चीज बोल रहा है। लेकिन हम लोग जब शेयर को रीइश्यू करेंगे तो उसका लॉस 2000 से, मतलब जो फॉरफीचर में ऑलरेडी है, ये कौन सा है, ये कंपनी का गेन है उस शेयर के अगेंस्ट में, इससे ज्यादा लॉस में हम लोग रीइश्यू नहीं कर सकते हैं। The forfeiture amount on shares, amount originally paid up, not yet reissued, should be shown under the heading share capital। बोल रहा है the forfeited amount on share, जो forfeited amount आया है, मतलब जो शेयर forfeiture बोल के लिखते हैं, not yet reissued should be shown। अगर हम लोग वो शेयर्स जो forfeit हुआ है उसे अभी तक रीइश्यू नहीं किए तो ये forfeited शेयर कहां पर दिखाएंगे, ये 2000 का अमाउंट कहां पर दिखाएंगे, तो बोल रहा है शेयर कैपिटल में हमें दिखाना है। ठीक है, when only a portion of forfeited share are reissued, अगर एक पोर्शन, जैसे मैंने बोला कि रीइश्यू सारा शेयर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, then the profit made on reissue of such portion of shares must be transferred to capital reserve। अगर proportionately reissue कर रहा है तो proportionate amount ही capital reserve में जाएगा। ये सारा पॉइंट हम लोग प्रैक्टिकल में फिर से डिस्कस करेंगे, एक बार बता देते हैं। when the shares are reissued at a loss, अगर लॉस में रीइश्यू हो रहा है, such loss to be debited to forfeited share account, वो तो यहाँ एंट्री में दिखाया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ प्राइस व्हिच इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब प्रीमियम, द एक्सेस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, रीइश्यू भी अगर प्रीमियम में हो रहा है तो वो भी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। इफ द रीइश्यूड अमाउंट एंड फॉरफिटेड अमाउंट टेकन टुगेदर एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स रीइश्यूड, इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ द रीइश्यूड अमाउंट एंड फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है, एक साथ ले रहे हैं, exceeds the face value of the shares reissued, it is not necessary to transfer such amount to securities premium। अगर रीइश्यू का जो अमाउंट हो रहा है और फॉरफिटेड का जो अमाउंट हो रहा है वो फेस वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में उसे ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होता है। स्टूडेंट विल अप्रिशिएट दैट द क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कैन नॉट बी कंसिडर ए सरप्लस until the shares forfeited have been reissued, because the company may on reissue allow the discount to the new purchaser equivalent to the amount held in the credit in this regard in the forfeited share account। मतलब ये एग्जांपल से समझ जाओगे, पहले एग्जांपल बोलते हैं फिर ये बताते हैं। सपोज 120 शेयर्स ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू 10 हैव बीन फॉरफिटेड, मतलब 120 शेयर्स कोई कंपनी फॉरफिट कर रही है, मतलब वो कैपिटल को डेबिट कर रही है 1200 से। ठीक है, अपॉन विच 5 पर शेयर वाज पेड अप। अच्छा, 5 पर शेयर पेड अप था, 120 शेयर्स पे 5 शेयर्स जो है वो फॉरफिट में गया होगा। ठीक है, 600 ये जो है ये कौन से अकाउंट में गया होगा, फॉरफीचर, ये कौन से अकाउंट में गया होगा, ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया है टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में ये अमाउंट गया होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। Afterwards 50 shares were reissued। अब क्या हुआ, 50 shares reissued हुआ, 6 per share being collected to make them fully paid up। ये देखो यहाँ पर इसको हम करके दिखाते हैं तब तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो ये एग्जाम्पल को हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल देखो क्या बोला है कि 120 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू 120 हैव बीन फॉरफिटेड। ठीक है, 120 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू है 10। ठीक है, ये फॉरफिट होगा, 5 पेड अप है, पेड अप 5 है। ठीक है, पेड अप है 5 एंड ट्रांसफर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब इसका एंट्री क्या हुआ होगा, इसका एंट्री इस तरह से होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना मिलना चाहिए था, 120 इंटू 10 1200। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आता है, जितना कंपनी को मिला है। ठीक है, और कितना नहीं मिला होगा, कॉल सीनेरियर 5 रुपीज नहीं मिला होगा। ठीक है, ये मिला है ये नहीं मिला है। ठीक है, अब देखो आफ्टरवर्ड्स 50 शेयर्स आर रीइश्यू। ठीक है, फॉरफिट हो गया, अब इसमें से 50 रीइश्यू होगा, 50 रीइश्यू। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है, 50 रीइश्यू मतलब प्रोपोर्शनेट शेयर रीइश्यू हो रहा है। 6 पर शेयर बीइंग कलेक्टेड टू मेक देम फुल्ली पेड अप। ठीक है, 6 पर शेयर जो है ये
6 पर शेयर जो है ये क्या किया है, कलेक्ट किया गया है, और यहाँ पर 50 शेयर्स रीइश्यूड 6 पर शेयर बीइंग कलेक्टेड टू मेक देम फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रीइश्यू एट द रेट ऑफ 6। ठीक है, रीइश्यू कितने में हुआ है, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज में रीइश्यू हुआ है। ठीक है, तो कितना पैसा मिला होगा, चेक करते हैं। 50 इंटू 6, 300। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या किया है, 50 इंटू 10 माइनस 50 इंटू 6। ठीक है, ये डिफरेंस दिखा रहा है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो अगर 6 रुपीज में रीइश्यू हुआ है इतना पैसा ही मिलेगा। आउट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड विल बी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑन रीइश्यू एंड 50 इंटू 5 माइनस 200 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो हम अपने हिसाब से समझा देते हैं, अगर रीइश्यू हुआ है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये पैसा मिल जाएगा। शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना होगा, 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में रीइश्यू हुआ यानी 200 का लॉस हो गया। ठीक है, 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में रीइश्यू हुआ, 200 का लॉस हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500। ठीक है, ये हो गया, ये रीइश्यू का एंट्री हो गया, कितना पैसा मिला, इतना लॉस हुआ और इतना कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। अब देखो ये जो है ये 120 शेयर्स के लिए इतना रिजर्व में आया था, मतलब फॉरफिट इतना हुआ था, फॉरफिट करते हुए 600 कंपनी का गेन हुआ था, लेकिन 120 शेयर के लिए। ठीक है, तो 50 शेयर्स के लिए कितना गेन हुआ होगा, 250। ठीक है, 250 गेन हो रखा था उस शेयर्स पे जो फिर से रीइश्यू हुआ। ठीक है, और इस पे लॉस कितना हुआ है, 200। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 50 रुपीज। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा, 50 रुपीज। तो इसका हम लोग एंट्री इस तरह से करेंगे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाना चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाना चाहिए, 50 रुपीज जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है देख लेते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ये रहा 50 रुपीज। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से बोला है, मैंने अपने हिसाब से दिखा दिया। अच्छा अब क्या बोल रहा है, surplus on reissue of 50 share, it would have been in forfeited share account, balance equivalent to the amount collected on the remaining 70 shares, that is 350, which will be carried forward till these are reissued। बोल रहा है कि बाकी जो 70 शेयर्स है, मतलब टोटल कितना शेयर्स था 120, 50 रीइश्यू हुआ, बचा कितना 70। ठीक है, अब 70 शेयर्स को अगर 5 रुपीज से रीइश्यू करेंगे, 6 रुपीज से नहीं, कितने से रीइश्यू किया है, 70 शेयर्स पे कितना कलेक्टेड है, अच्छा ये रीइश्यू नहीं किया है। अच्छा रिमेनिंग कितना बच रहा है, ये देखो 120 में से 50 रीइश्यू हुआ तो बचा कितना 70। ठीक है, अब ये 70 पे कितना हम लोग ले चुके हैं 5 रुपीज करके। ठीक है, टोटल तो 5 रुपीज है, 350, ये 350 रुपीज जो है इसमें रह रहा है। ठीक है, 350 विच विल बी कैरी फॉरवर्ड टिल दीज आर इशूड, जब तक रीइश्यू नहीं होगा ये 350 रुपीज कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये था कि 120 शेयर्स जो है वो जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 था वो शेयर फॉरफिट कर दिया गया, क्योंकि जिनका शेयर था उन्होंने 5 रुपीज पे किया, 5 नहीं किया। तो मैंने एंट्री के साथ दिखाया, देखो इनका कैपिटल जो है ये हम लोग डेबिट कर देंगे, 120 इंटू 10, कितना पैसा ले रखे वो कभी रिटर्न नहीं करेगी कंपनी, वो फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जो नहीं मिला कंपनी को वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले डेबिट हुआ था कॉन्सिग्नेयर, वो अभी क्रेडिट कर देंगे। अब जब रीइश हुआ कितना 50, 6 रुपीज करके, तो पैसा मिला कितना 300। अब क्योंकि 10 रुपए का शेयर 6 में रीइशू हो रहा है, देन लॉस कितने का है, 4 रुपीज का है। तो लॉस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 शेयर्स जो है रीसेल हुआ, मतलब इनका अलॉटमेंट तो पहले ही हो चुका है यहाँ पर, तो 50 इंटू 10 500। अब हम लोग को ये देखना है कि लॉस को एडजस्ट करेंगे, तो 50 शेयर्स रीइशू हुआ है तो 50 शेयर्स पे ही लॉस चेक करेंगे। 50 शेयर्स पे कितना ले रखा था 5 रुपीज करके इतना, और लॉस कितना हुआ 4, तो रिजर्व में कितना बचेगा 50, ये 50 रिजर्व में चला जाएगा। और बाकी जो शेयर रीइशू नहीं हुआ 70, उस पे हम लोगों ने 5 करके जो ले रखा था वो कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, वही चीज बोला है जिसको मैंने पूरा यहाँ पर एंट्री के साथ दिखा दिया, ये देखो।
ठीक है. In the above case, it has been assumed that the amount paid on all the 120 forfeited share was 5 per share. But in practice, shares may be forfeited on which varying amount are outstanding. For instance, देखो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि 5 rupees paid up है. यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर रहा है, बोल रहा है कि if in the above case 70 shares were forfeited with 5 paid up there on and 50 shares with 7.50 was paid up there on, then share forfeited account balance. बोल रहा है कि अगर 120 पे सभी पे 5 rupees कलेक्ट नहीं होता, 70 शेयर्स पे 5 और 50 शेयर्स पे 7.50 होता, तो फॉरफिटेड अकाउंट पे कितना जाता. तो 70 into 5 जो हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, और 50 शेयर्स पे 50 into 7.5 तो 725 होता. ठीक है. और ये 50 शेयर्स जो 7.50 पेड अप था वो रीइश्यू होता 6 रुपीज करके. 50 शेयर 6 रुपीज पे रीइश्यू होता. ठीक है. तो इसका मतलब 6 रुपीज पे रीइश्यू होता. कैपिटल रिजर्व में बैलेंस कितना जाता. तो सोचो ये जो शेयर्स 50 रुपीज वाला जो 50 जो शेयर्स है ये रीइश्यू होने वाला है. हम लोगों ने पहले इसको 5 रुपीज से दिखाया, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बोल रहा है अगर ये 50 शेयर्स पे हमें 7.50 करके रिसीव हुआ होता तो हम लोग का कैपिटल रिजर्व में कितना जाता. इतना रिसीव हुआ है, अभी आगे जाके 6 रुपीज का और भी रिसीव करेंगे, लेकिन लॉस जो है वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. तो लॉस कितना हो रहा है हर एक शेयर पे, तो 7.5 रुपए. ये देखो 7.50 अगर हम लोग रिसीव कर चुके हैं और 10 रुपीज का शेयर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपीज का शेयर होता और वो इशू हो रहा है 6 रुपीज पे, तो ये 4 रुपीज का ही लॉस होता. हर एक शेयर पे कितना लॉस होता 4 रुपीज. और यहाँ पर 7.50 ऑलरेडी रिसीव कर रखे हैं, तो 4 रुपीज से एडजस्ट कर देंगे 3.50. ठीक है. 3.50 हो जाएगा. ये देखो यहाँ पर इस तरह से किया है. मेरा बात समझ में आया कि नहीं. देखो यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है ये 120 शेयर्स में सभी पे अगर 5 रुपीज हम लोग नहीं रिसीव करते, कंपनी अगर 50 शेयर्स पे रिसीव कर रखी होती 7.50 तक और 70 शेयर्स पे 5, तो क्या कैपिटल रिजर्व में सेम अमाउंट जाता. नहीं. तब हम लोग क्या करते, यहाँ पर 15 to 5 इसके जगह हम लोग यहाँ पर दिखाते 7.5, तो ये अमाउंट चेंज हो जाता. ठीक है. तो 50 into 7.5 जितना आता उससे ये वाला वैल्यू लेस कर देते, क्योंकि 10 रुपीज है, 6 रुपीज पर इशू होगा तो 4 रुपीज का ही लॉस होगा. लेस करने पे जो अमाउंट आता उतना इंटू 50 रुपीज ऑफ, मतलब 50 तो मैंने पहले इंटू किया है, वो शेयर फॉरफीचर में मतलब कैपिटल रिजर्व में जाता. ठीक है. इन्होंने क्या किया, पार्ट पार्ट करके दिखाया. वैसे 3.50 आ रहा है तो 3.5 इंटू 50 इतना हो जाएगा. ठीक है. ये एग्जाम्पल था. क्वेश्चन भी हमें मिलेगा इसके रिगार्डिंग. देखो क्या बोल रहा है. Mr. Long was the holder of 2000 preference share of 100 each, on which 75 per shares had been called up, could not pay his due on allotment and first call each 25. ठीक है. तो इन्होंने अपना 75 रुपीज दे दिया है. ठीक है. बट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया जो कि 25 करके था. द डायरेक्टर फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड रीइश्यूड 1500 ऑफ सच शेयर्स to Mr. Short at 65 per share paid up and 75 per share. जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है. देखो कैसे होगा क्वेश्चन. एक है मिस्टर लॉन्ग और दूसरे हैं मिस्टर शॉर्ट. ठीक है. अब क्या बोला है देखो, मिस्टर लॉन्ग के पास 2000 प्रेफरेंस शेयर है, इनके पास है 2000 प्रेफरेंस शेयर. ठीक है. शेयर हम लोग पहले भी पढ़े थे, इक्विटी के जगह अगर प्रेफरेंस होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नाम चेंज कर देना है. 100 ईच वाला एट द रेट ऑफ 100, on which 75 per share has been called up. ठीक है. तो called up कितना है 75 per share is called up. His dues on allotment first call, ये जो है ये बाकी है, नॉट पे है. allotment और फर्स्ट कॉल दोनों कितना है 25 करके. ठीक है. तो ये दोनों पेमेंट नहीं किया है. अच्छा. अब क्या बोला है, द डायरेक्टर फॉरफिट द अबव शेयर एंड रीइश्यू 1500 ऑफ सच शेयर्स. यहाँ से 1500 रीइश्यू हुआ है 1500. ठीक है. किसको, मिस्टर शॉर्ट को. कितने में 65 पर शेयर एट द रेट ऑफ 65, जो कि पहले कॉल्ड अप हो रखा था 75. हमें जर्नल एंट्री करना है. ठीक है. जर्नल एंट्री किस चीज का, फॉरफीचर एंड रीइश्यू. तो पहले फॉरफिट का एंट्री देखो. फॉरफिट का एंट्री क्या हो जाएगा, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं वैसे करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितने से डेबिट करेंगे,
जितना शेयर फॉरफिट हुआ, तो फॉरफिट कितना किया है 2000, रीइश्यू 1500 हुआ है, फॉरफिट 2000 हुआ है, तो कितने से एंट्री होता है कॉल्ड अप से, कॉल्ड अप कितना है 75, तो 2000 इंटू 75 कितना हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर, कितना पैसा मिला है, कितना पैसा इनसे ले चुके हैं 2000। अब देखो 75 कॉल्ड अप था, ये दोनों मिला के इन्होंने नहीं दिया, 50 रुपीज नहीं दिया, तो कितना दे रखा होगा 25 दे रखा होगा। ठीक है, तो 25 यानी कितना हो जाएगा 50,000, इन्होंने 50,000 दिया। और कौन कौन से पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट का कितना हो जाएगा 2000 इंटू 25। ठीक है, फर्स्ट कॉल का भी 2000 इंटू 25। ये हो गया फॉर फीचर का एंट्री। बीइंग शेयर फॉरफिट फॉर नॉन पेमेंट। ठीक है, अब उसके बाद कंपनी ने मिस्टर शॉर्ट को यहां से 1500, सिर्फ 1500, पूरा नहीं रीइश्यू किया, 1500 रीइश्यू किया, तो रीइश्यू करने से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर रीइश्यू किया उतने शेयर पे ही पैसा आएगा। 1500 कितने पे रीइश्यू किया 65 पे। ठीक है, तो 1500 इंटू 65 97,500। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या अलॉट किया है, मतलब क्या रीसेल किया है, प्रेफरेंस शेयर, कितना हो जाएगा 1500 इंटू कितने का है शेयर, एक्चुअली कितने का था वो हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो शेयर एक्चुअली कितने का होगा, ये वाला 75 वाला है। ठीक है, एक्चुअली 75 का है, तो 1500 इंटू 75 ये कितना हो जाएगा 112। ठीक है, 112, 1,12,500। यहाँ पर कितना अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पर वो अमाउंट लिखते हैं जितना हमारा लॉस, मतलब लॉस हुआ है रीइश्यू करते हुए, तो कितने का शेयर था 75 का था। ठीक है, हमें अगर पूरा पेमेंट मिल जाता मिस्टर लॉन्ग से तो 75 मिलता, उसी चीज को हमें 65 में रीइश्यू करना पड़ा, यानी पर शेयर पे रीइश्यू पे लॉस कितना है 10 रुपीज का लॉस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, 15,000, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, 75 का शेयर 65 में रीइश्यू किया, लॉस ऑन रीइश्यू। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्या देखेंगे, देखो इस तरह से यहाँ पर एंट्री लिख लेते, पहले यहाँ वर्किंग नोट बना लेते, देखो अमाउंट, हमें लॉस मतलब एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो शेयर फॉरफिट किए थे कितना 1500 पे ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुके थे जो हम लोगों ने मतलब मिस्टर लॉन्ग को रिटर्न नहीं किया 25। ठीक है, 25 ले चुके थे जो हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया, मतलब कंसेप्ट ये हो गया, देखो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड फॉर 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25, ये हो जाएगा 1500 इंटू 25 कितना होता है 1500 इंटू 25, 37,500। ठीक है, अच्छा अब लॉस ऑन रीइश्यू, अब यही वाला शेयर रीइश्यू जब किए तब लॉस कितना हुआ 1500 इंटू लॉस हुआ है पर शेयर पे हम लोगों का 10 रुपीज करके, अभी अभी चेक किया तो ये हो गया 15,000। ठीक है, तो इतना ऑलरेडी इस पे गेन कर चुके थे, इतना इसको रीइश्यू करते हुए लॉस किया हम लोगों ने, तो फिर भी हमारे पास कितना बचा हुआ है 22,500, तो इतना अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व हमेशा गेन होता है तो टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा 22,500। यहाँ पर डेबिट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे फॉर फीचर का उतना अमाउंट जो हम लोग ट्रांसफर कर कर ले रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर फॉर फीचर। बीइंग
प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर और एक भी ऑप्शन है। देखो हम लोगों ने कितना रिसीव कर रखा है 25, लॉस कितना किया है 10, एक एक शेयर का कैलकुलेट करें तो 15 पर शेयर जो है ये रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और कितना रिजर्व में वही अमाउंट ट्रांसफर होता है जितना शेयर टोटल रीइश्यू होता है, तो इंटू 1500, ठीक है, इंटू 1500, तो ये कितना हो जाएगा देख लो, 22500, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 15 क्या बोल रहा है। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर 10 each पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन 5 पर शेयर इंक्लूडिंग 2 as प्रीमियम on allotment and 4 per share on call. All these shares were subscribed, मतलब fully subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment and call money, and Sham holding 1000 shares who failed to pay the call money. All those 1500 shares were forfeited on the shares forfeited. 1250 shares, including whole of Ram shares, were subsequently reissued to Jadu as fully paid up at discount of 2 per share, ठीक है। हम ये क्वेश्चन समझाते हैं यहाँ पर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफिट शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। देखते हैं बैलेंस शीट अगर नहीं भी होगा हम लोग का एंट्री हो जाएगा, देखो ठीक है। यहाँ पर पहले कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किया है, और पेबल कैसा है यहाँ पर दिखाते हैं, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, ठीक है। और पैसे कैसे देने हैं, एप्लीकेशन में 3, एप्लीकेशन में 3 देना है, अलॉटमेंट में देना है 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, क्वेश्चन में बता रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, ये अलॉटमेंट में देना है, कॉल में देना है 4 रुपीज, तो यानी ये प्रीमियम वाला है एट द रेट ऑफ 10 + 2, तो टोटल 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला था, ऑल शेयर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम, तो एक राम का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। राम ने क्या किया है, राम के पास 500 शेयर्स है, हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। राम के पास है 500 शेयर्स, इन्होंने क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, श्याम, ठीक है, ये मैंने बना लिया श्याम। इनके पास कितने शेयर्स है और इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, इनके पास है 1000 शेयर्स, ठीक है, और जिन्होंने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया, 1000 शेयर्स है और इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, कॉल नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है, सारे 1500 शेयर्स, मतलब यहाँ से 500 और यहाँ 1000, 1500 शेयर्स रीइश्यू कर दिया गया है किसी और को, ठीक है। 1500 शेयर्स वेर फॉरफिटेड, सॉरी 1500 फॉरफिट हो गया, मतलब इनका शेयर फॉरफिट, इनका भी फॉरफिट। तो पहले हम लोग फॉरफिट तक एंट्री कर लेते, फिर इसमें आगे ड्रॉ करेंगे। देखो फॉरफिट तक एंट्री करते हैं, फॉरफिट का एंट्री कैसे होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने कैपिटल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, 500 + 1000, 1500 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10, हमेशा पर वैल्यू से होता है, वैसे इशू प्राइस प्रीमियम का है। अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम का बात है, क्या प्रीमियम हमें मिला है, हमें प्रीमियम श्याम से मिला है बट राम से नहीं मिला है, तो जितना प्रीमियम नहीं मिला है उतना डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 500 शेयर्स पे प्रीमियम नहीं मिला क्योंकि राम के पास 500 शेयर्स था, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, यानी 2 रुपीज प्रीमियम का उन्होंने नहीं दिया, बट श्याम ने दे दिया क्योंकि उन्होंने अलॉटमेंट फेल नहीं किया था, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला ये लिखेंगे। 2 इक्विटी शेयर कॉल, कॉल का पैसा कितना नहीं मिला। 2 शेयर फॉर फीचर, जो पैसा मिला, ठीक है, सारा एंट्री कर लेते हैं। अलॉटमेंट में कितना मिला होगा, अलॉटमेंट में श्याम से पैसा मतलब राम से पैसा नहीं मिला है, ठीक है, कितना नहीं मिला है, यहाँ पर ये 5 रुपीज है, ठीक है, और 500, तो यहाँ पर लिखेंगे
500 इंटू 5, 2500। कॉल का पैसा दोनों से ही नहीं मिला, कॉल का पैसा दोनों से ही नहीं मिला, तो 1500 इंटू 4, ये देखो 1500 इंटू 4, तो ये हो गया 6000। तो कितना पैसा मिला? दोनों से ही मिला, एप्लीकेशन का पैसा और एक से अलॉटमेंट का पैसा। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एप्लीकेशन का पैसा दोनों से मिला, ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 500, ये देखो 1500 इंटू 3, ठीक है, 1500 इंटू 3 ऐसे लिख देते हैं, 1500 इंटू 3, ये हो गया एप्लीकेशन का पैसा। और अलॉटमेंट का पैसा कैसे लिखेंगे? 500, ये तो नहीं मिला तो ये लिख के फायदा नहीं है, जो मिला ये वाला 1000 श्याम से मिला, 1000 इंटू, क्योंकि शाम से हमें प्रीमियम का पैसा मिला है, ठीक है, क्योंकि शाम से हमें प्रीमियम का पैसा मिला है, तो हम लोग यहाँ पर कितना दिखाएंगे? हम लोग 5 रुपीज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रीमियम तो ऑलरेडी हमारे पास रिसीव है, ठीक है, तो हम लोग को कितना दिखाना पड़ेगा यहाँ पर? टूवर्ड्स कैपिटल 3 रुपीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4500 प्लस 3000, तो यानी 7500। ये वाला पॉइंट, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड है, देखो यहाँ पर मैंने क्या दिखाया? मैंने ये दिखाया कि एप्लीकेशन का पैसा दोनों से मिला, ठीक है, 3 रुपीज करके, इनसे भी मिला इनसे भी मिला, यानी 1500 पे मिला। लेकिन जब अलॉटमेंट का हम लोगों ने देखा तो अलॉटमेंट इनसे नहीं मिला, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन इनसे जब हम लोगों ने रिसिप्ट का एंट्री दिखाया तो हम लोगों ने 5 रुपीज से नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम, और अगर कुछ भी हम लोग कर चुके, प्रीमियम क्रेडिट किए थे, प्रीमियम रिसिप्ट है, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट दिया है, तो प्रीमियम का एंट्री कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगा फॉर फीचर में, ठीक है, ये दिमाग में हमें सोच लेना है कि अगर प्रीमियम पहले जो है क्रेडिट हुआ था और वो रिसीव हुआ, क्योंकि अगर शाम ने अलॉटमेंट दिया है तो प्रीमियम का पैसा दिया होगा, तो प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो उसका फॉर फीचर में कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है, तो इसका 3 रुपीज से ही एंट्री करना पड़ेगा, गलती से भी यहाँ 5 रुपीज नहीं करना है। ये हो गया फॉर फीचर का एंट्री। अब हम लोग री इशू का एंट्री करेंगे। अब देखो री इशू किया है कितने पे? डिस्काउंट पे, 2 रुपीज डिस्काउंट पे। कितना शेयर री इशू हुआ है? 1250। यहाँ पर दिखाते हैं, देखो यहाँ पर दूसरा एक पर्सन, तीसरा पर्सन आ जाता है जद्दू, ठीक है, इनको री इशू किया गया है। कितना री इशू किया गया है? ये देखो 1250, जिसमें होल ऑफ राम का शेयर, ठीक है, मतलब 500 राम का शेयर, और अगर 1250 है तो बाकी कितना हो जाएगा? बाकी हो जाएगा हम लोग का, माइनस कर लेते हैं, 1250 और 500, 750, यानी शाम का 750 शेयर्स जो है वो रीइशू किया गया है, और राम का होल यानी 500 शेयर्स रीइशू किया गया है। रीइशू प्राइस चेक करो, रीइशू कितने में किया गया है? यहाँ पर बोल रहा है कि 2 रुपीज डिस्काउंट पे, ठीक है, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2 में, ठीक है। अब हम लोग इसका एंट्री करते हैं, देखो रीइशू किए हैं तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर इशू हुआ है? 1250। कितना करके इशू हुआ है? 2 रुपीज डिस्काउंट में इशू हुआ है, ठीक है, तो 2 रुपीज डिस्काउंट यानी ये कितना हो जाएगा? 8 रुपीज में, ठीक है, 10 रुपए का शेयर, कैपिटल में तो 10 ही जाएगा ना, प्रीमियम थोड़ी ना जाएगा, तो ये 8 रुपीज में, तो 8 इंटू करते हैं 10,000 में, ठीक है, इतना पैसा रिसीव हुआ। अब हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1250 इंटू 10, ये तो यहाँ पर वैल्यू पे ही दिखाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये दिखाना है कि लॉस जितना हुआ, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, लॉस कितना हुआ? देखो 1250 शेयर्स पे 2 रुपीज का लॉस हुआ, 2 रुपए डिस्काउंट में हुआ था, 2500 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई रिजर्व जनरेट हुआ है तो उसको ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होता है? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, देखते हैं कितना रिजर्व जो है वो जनरेट होगा, तो हमें इसका कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कैसे होगा। देखो तो पहले राम का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो राम का कितना था देखते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड
पर शेयर, ठीक है। राम का एक एक शेयर पे हम लोगों ने कितना अमाउंट रिसीव कर रखा था, 3 रुपीज, ठीक है, 3 रुपीज रिसीव कर रखा था, ठीक है। लॉस को एडजस्ट करेंगे, लॉस ऑन री इशू 2 रुपीज, ठीक है, 2 रुपीज। तो 1 रुपए का सरप्लस बच रहा है, ये 1 रुपए का रिजर्व जनरेट होगा, ठीक है, 1 रुपए का रिजर्व जनरेट होगा, 1 रुपए का रिजर्व जनरेट होगा, इतना, ठीक है। अब कितने शेयर पे, राम का कितना शेयर इशू हुआ था, फुल्ली 500 का 500, तो 500 इंटू 1, तो 500 रुपीज जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व राम के हिसाब से, ठीक है। तो और श्याम का देखो, श्याम का कितना रीइशू हुआ है, श्याम का रीइशू हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं, 750, ठीक है, फुल्ली नहीं हुआ है, 750, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं 750। अब हम लोग चेक करेंगे कि शाम के हर एक शेयर्स पे कितना हम लोगों ने रिसीव लिया था, अमाउंट फॉरफिटेड, जो अमाउंट कंपनी रिटर्न नहीं दी थी, पर शेयर कितना लिया था कंपनी ने शाम से, चेक करो, एप्लीकेशन का लिया था 3 रुपीज, ठीक है, और अलॉटमेंट का लिया था 3 लेना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कॉल नहीं दिया, तो 5 + 3 8 मत करो, क्योंकि फॉर फीचर में अगर प्रीमियम का रिसीव्ड है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता है, नहीं रिसीव हुआ है तो वो रिवर्स होकर कैंसिल हो जाता है, मतलब 3 + 3 6 रुपीज जो है शाम से लिया गया था, ठीक है, 6 रुपीज शाम से लिया गया था। यहां से लेस कर देंगे लॉस ऑन री इशू पे लॉस कितना हो, तो री इशू तो 2 रुपए ही लॉस हुआ है, दोनों दोनों का शेयर ही सेम प्राइस पे री इशू किया गया था, यानी 4 रुपीज रिजर्व में जा सकता है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व, एक शेयर पे 4 रुपीज, तो 750 शेयर्स पे 3000, ठीक है, 3000, तो टोटल रिजर्व में चला जाएगा ये दोनों अमाउंट का टोटल, यानी 3500, ठीक है, ये हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो 3500, ये देखो 3500 हो गया, 3500, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एंट्री, एंट्री फॉर फ्यूचर एंड री इशू, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने आज नहीं बनाया, बैलेंस शीट तुम लोग एक बार कोशिश करके देख सकते हो, नेक्स्ट दिन हम समझा देंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा, और इस पे और भी कुछ क्वेश्चन है, 16, बस ये एक ही क्वेश्चन है 16, और ये इसके बाद हम लोग ये वाला करेंगे जो यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखा है, ठीक है। तो पहले तुम लोग, लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं देखे हो लास्ट क्लास, अलॉटमेंट फिर से एक बार सुनो, फिर आज का क्लास सुनो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो तुम लोग को पॉइंट जो है वो समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम लोग इजीली आंसर दे पाओगे, क्योंकि आज तुम लोग सब कोई आंसर दे नहीं रहे हो, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।